AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है। देखो इसके अंदर में हम काय के बारे में बात कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सपोज एक एसेट मैंने 40 लाख का लिया था, उस पे बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट, वियर एंड टीयर के कारण क्या लगाते हैं अपन, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ टाइम यानी पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूशंस यानी वो जो उसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट हो गई, आउटडेटेड हो गई। तो ये तीनों चीजों के लिए हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एसेट की वैल्यू कॉस्ट थी 40 लाख, पिछले 3 सालों में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सपोज उसके ऊपर में 12 लाख। तो आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से 1/4/24 को उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 28 लाख। अब आज ऐसा कुछ हुआ एसेट के साथ में कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी वैल्यू इन यूज, उसका फेयर मार्केट वैल्यू, उसका वैल्यू इन यूज, उसकी नेट सेलिंग प्राइस, वॉट एवर इट इज, यानी मार्केट में आज वो जो एसेट है ना उसकी लाइकी ज्यादा से ज्यादा 25 लाख की है, ज्यादा से ज्यादा 23 लाख की है। ये 23 लाख क्या है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट, रिकवर कितना कर सकते उससे 23। सर ऐसा क्या हुआ उसके अंदर में कि आज उसकी वैल्यू 23 लाख है? सर हमने ज्यादा यूज कर लिया ज्यादा यूज कर लिया क्या उसको? नहीं, अगर उससे होता तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते थे अपन। रिवैल्यूएशन भी नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं, एसेट इंपेयर्ड हो गया। अब सर एसेट इंपेयर्ड कैसे होता? मेरे पास में कार है ना, ऐसी मस्त की रोल्स रॉयस कार होंगी जो भी है। सर ये कार कम दिख रही और ट्रक ज्यादा दिख रहा है, जो भी दिख रहा होगा, मेरी कार ऐसी है, ठीक है ना? हाँ, तो ये कार है। अब अच्छी कार है, सब कुछ बढ़िया है, 28 लाख की कार है सपोज आज के डेट में, हमने पार्किंग में करी थी और पार्किंग में वो कार के ऊपर में बहुत सारे अलग अलग हमारे पार्किंग में कलरिंग वलरिंग चल रहा होगा। कार मस्त, मेरी मस्त पे की व्हाइट कलर की है, उस पर पीले नीले ऐसे कुछ कुछ धब्बे पड़ गए। उससे क्या हुआ? उससे मेरी कार की इफिशियंसी कम हुई क्या? नहीं हुई। कार डैमेज हुई क्या? नहीं हुई। पर फिर भी कार की फेयर, अरे भाई कोई भी खरीदेगा तो क्या बोलेगा कि यार कार तो गंदी हुई हुई है, हमने उसको साफ करने गए तो उसके ऊपर में स्क्रैचेस भी आ गए, फेयर मार्केट वैल्यू गेट रिड्यूस्ड। इस अगर 28 लाख से उसकी रिकवरेबल अमाउंट 23 लाख पे आती है, इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ इम्पेयरमेंट। हुआ क्या, अच्छी हमारी कार है, ये जान दो, ये कंटेनर है हमारा जो हम गुड्स लाने ले जाने के लिए वापरते, एक गधे ने आके इसको ठोक दिया, ठोक दिया तो क्या हो गया, गाड़ी पचक गई। अब गाड़ी पचकने से उसकी इफिशियंसी कम हो रही क्या, एवरेज कम हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दिखने में भद्दी दिख रही हो। फिजिकल डैमेज के कारण बोलो या फिर ऐसा कुछ हो गया कि जिसके कारण वो व्हीकल या वो मशीनरी की वैल्यू गप से कम हो गई, ब्रेक हो गई, खराब हो गई। और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं। मैंने एक एसेट लिया था ताकत से 40 लाख का, आज उसकी वैल्यू 28 लाख है, मेरे को लगा मस्त वापरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि ये एसेट से जो यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम यूनिट्स मार्केट से बाहर देशों से इंपोर्ट होना चालू हो गए। जो कीमत मेरे को मिलनी चाहिए थी वो कीमत ही नहीं मिल रही, इतना सप्लाई बढ़ गया कि इसकी जो यूनिट्स प्रोडक्शन है उसकी प्राइस पर यूनिट एकदम ही डाउन हो गई। प्राइस पर यूनिट डाउन हो गई तो ये मशीन की कीमत मार्केट में वैसी भी नहीं रही, कौन खरीदेगा इसको? जो चीज मैं पहले 90 रुपए पर यूनिट में बेचता था, अब मेरे को बेचना पड़ रहा कुछ तो भी 65 रुपए पर यूनिट में। पहले मैं 60 रुपए में बनाता था, 90 में बेचता था, 30 रुपए घपा धड़ाधूम कमाता था। अब मार्जिन कितनी रहेगी, अब 60 रुपए में बना और 65 रुपए में बेचो, 5 रुपए कमा रहा। तो वो एसेट की वैल्यू डाउन हो गई अचानक। अब ये रिडक्शन इन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, मेरी बैलेंस शीट को देख के स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर जजमेंट लेते। और अगर मेरे बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट 28 लाख का दिख रहा, जबकि देयर इज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 8 लाख, आज अगर उसको रिकवर करने जाओ तो 20 लाख का बिल था, तो मेरे को पता इजंट इट अ गुड आइडिया कि अपन ने 8 लाख का लॉस प्रोवाइड करना चाहिए। यस सर, क्या नाम से करेंगे? डेप्रिसिएशन नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, फिर इसको बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस, और वो पीएनएल को चार्ज होता। ऐसा कुछ तो भी है, अपन ताकत से पढ़ने की कोशिश करते एंड देयर आफ्टर वी विल फॉर्म आवर ओपिनियन अबाउट द सेम। क्या लिखा है? applicability, it is applicable for all assets such as fixed asset, pp, asset under finance lease or operating lease, finance lease of a lessee, assets of a lessor under operating lease,
ऑपरेटिंग लीज में एसेट लेसर के मालकी का रहता, फाइनेंशियल लीज में एसेट लेसी के मालकी का रहता, गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट, प्रीपेड एसेट, ये सब के लिए अप्लाई होता। कहीं पर भी उसकी अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, बट इट डिजंट अप्लाई टू इन्वेंटरी को कोई इंपेयरमेंट नहीं लगाते रहता। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो अपन AS7 में पढ़े या पढ़ेंगे उसके अंदर में जो रहते हैं उसको इंपेयरमेंट नहीं लगते रहता। AS30 में एक फाइनेंशियल एसेट का एक नया AS आया हुआ है, शायद इंटर में ये नहीं है, तो ये AS के अंदर में भी इंपेयरमेंट दिए हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स का दिया हुआ है। डेफर्ड टैक्स एसेट, इसमें क्या क्या इंपेयरमेंट रहने वाला है। फॉर दी अबो एसेट द रिस्पेक्टिव AS स्टेटेड अबो शैल अप्लाई। अरे जिसके लिए अदर AS है उसके लिए ये नहीं है, इतना शॉर्टकट में भी लिखा रहता तो चलता था, पर मेरे को डिटेल में डिस्कस करने में मजा आया। AS20 इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल एसेट्स क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट्स इन, तो ये फाइनेंशियल एसेट को अप्लीकेबल है, और इस AS30 में जो डिस्कस करे हुए उसमें नहीं है। इसमें क्या डिस्कस करे हुए वो देख लेते हैं अपन। Subsidiaries as defined under section AS21, associate defined under AS23, joint venture defined under AS21, 27। तो 21 से लेके तो 27 के AS में जो जो डिफाइन करे हुए एसेट्स हैं उनसे फाइनेंशियल एसेट्स उसको इंपेयरमेंट लागू है, बाकी सबको नहीं है। सर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा क्या, नहीं। फिर काय के लिए पढ़ रहे अपन, ये तीनों को AS28 लगता है, ये चीज अपने को कहाँ आएंगी, MCQs में। ये वाली थियरी मैंने उसके लिए दी हुई है। मेरा मोर इंटरेस्ट इज इन कंडक्टिंग ऑल दिस क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ में थोड़ी बहुत थियरी भी इसलिए कर रहा हूं कि इजी इजी क्वेश्चन आ जाएंगे अकाउंट के अंदर में जो 30-30 सेकंड के रहेंगे। पढ़ना, टिक आंसर सोचना और टिक मारना हार्डली 22 सेकंड लगेंगे, पर अगर आपकी थियरी नहीं पढ़ी रही तो इसलिए मैं उसको पढ़ रहा। अदर पॉइंट्स, AS28 अप्लाइज टू ऑल एसेट्स दैट आर कैरीड एट कॉस्ट, जो कॉस्ट पे कैरी कर रहे उस पर भी लगता। सर अब ये जो है 40 लाख का एसेट जिसपे डिप्रिसिएशन 12 चार्ज करे और जिसकी WDV 28 है, उसकी कॉस्ट है 40 और अपन कैरी कर रहे 28 पे, तो इसको कैरीड एट कॉस्ट बोलते हैं कि रिवैल्यूड अमाउंट बोलते हैं, इसको कैरीड एट कॉस्ट बोलते हैं। ये कॉस्ट वैल्यू पे लिखा हुआ है। अगर 28 को रिवैल्यू करके मैंने 32 करे हुआ रहता तो इसको रिवैल्यूड अमाउंट बोलते हैं। तो जो एसेट कॉस्ट पे कैरी होता उसके लिए AS28 अप्लीकेबल है। सर आगे की लाइन तो पढ़ो, अच्छा पढ़ रहा। एसेट्स दैट आर कैरीड एट रिवैल्यूड अमाउंट, जो एसेट रिवैल्यूड अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके लिए भी AS28 अप्लीकेबल है। एसेट दोज आर कैरीड एट रिवैल्यूड अमाउंट, एसेट दोज आर कैरीड एट कॉस्ट, बोथ नन, तो शायद आप ए लिख के आएंगे, लेकिन दोनों को अप्लीकेबल है। इन केस सच रिवैल्यूड एसेट्स इंपेयरमेंट डिपेंड ऑन द बेसिस यूज्ड टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, लेकिन दोनों भी एसेट के लिए AS28 लगता। अब डेफिनेशन के साथ साथ में कंसेप्ट भी चलते जाएंगे। इंपेयर्ड एसेट, व्हाट इज एन इंपेयर्ड एसेट? एसेट को हम कब बोलेंगे कि इंपेयर्ड हो गया? सर खराब हो गया तब नहीं। एन एसेट इज सेड टू बी इंपेयर्ड व्हेन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट, यानी कैरिंग अमाउंट कितनी है अपने पास में 28 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 23। इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट, यानी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, इंपेयर्ड। ज्यादा बेटर है। इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, ऐसा भी बोले तो चलता था। एनीवेज, देन इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस इज वेरी कॉमन थिंग। अरे भैया जब आपको बोल दिया कि कैरिंग अमाउंट इज मोर एंड रिकवरेबल अमाउंट इज लेस, तो दोनों के बीच में का डिफरेंस, यानी 28 और 23 के बीच में का डिफरेंस 5 लाख क्या हो गया हमारा? इंपेयरमेंट लॉस। यही लिखना चाहिए इन्होंने भी इंग्लिश में, इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। नहीं सर हमको इंग्लिश पढ़ना है, जानता ना, रेफर्स टू एक्सेस ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर दी वगैरह वगैरह। कैरिंग अमाउंट यानी क्या? जो बुक्स में लिख रहे हैं, बुक्स में यानी देखो मैं आपको बताता इन्होंने क्या क्या बोले हुआ है। कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन माइनस रिवैल्यूएशन प्लस माइनस रिवैल्यूएशन, इसके पहले कुछ रिवैल्यूड होगा तो, और ये जो बचे हुआ अमाउंट है दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग, देखो इंग्लिश, चलो जल्दी जल्दी। It is the amount at which an asset is recognized in the balance sheet after deducting accumulated depreciation, after deducting amortization and accumulated impairment losses thereon। और इसके पहले भी कुछ impairment losses करके रखे होंगे तो वो भी माइनस करने के बाद में जो बचा that is carrying amount। उसको कंपेयर कैसे करते हैं अपन? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट यानी क्या? अरे बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा थोड़ा बहुत जैसा अपन हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे टैक्स। इट इज द हायर ऑफ एन एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। तो हम क्या करेंगे? नेट सेलिंग प्राइस और
वैल्यू इन यूज क्या कर रहे हैं अपन, अरे यार, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, ये दोनों में से जो हाइयर है उसको बोलेंगे नेट रिकवरेबल वैल्यू। अब ये नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाएंगी, सेलिंग प्राइस अभी आज की लेटेस्ट करंट सेलिंग प्राइस, आज बेचे तो कितने मिलेंगे, लेस डिस्पोजल कॉस्ट, इसको बेचने के लिए जो भी एट्रीब्यूटेबल डिस्पोजेबल कॉस्ट है वो माइनस कर दो, तो ये नेट सेलिंग प्राइस हो गई। और वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे कि इसकी लाइफ ऑफ द एसेट देखेंगे, लाइफ ऑफ एसेट कितने साल चलेगा, 5 साल। फिर एनुअल कैश फ्लो देखेंगे कि 5 साल में अपने को एनुअल कैश फ्लो कितने आएंगे, उसके कैश फ्लोज देखे जाएंगे। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर देखा जाएगा कि जो आपको रिलेटेबल, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर देखेंगे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू रहेंगी, कैपिटल बजटिंग बोलो ना सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लोज जो रहेंगी उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। दोनों में से जो हाइयर है दैट इज कॉल्ड एज रिकवरेबल अमाउंट। कहां लिखा है, इंग्लिश। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। पहली तो बात, अगर हमने ये एसेट अगर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन से बेचा तो, आर्म्स लेंथ यानी बगैर कोई बायसनेस से, मेरा और खरीदार का कोई लेना देना नहीं है अदर देन बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज। और कौन सी पार्टीज, जिनको नॉलेज है, अड़म धड़म कुछ भी बेच रहे उसके लिए नहीं। लेस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी सेलिंग प्राइस, कौन सी सेलिंग प्राइस, विच इज बिटवीन द नॉलेजेबल पार्टीज। दूसरी बात है दोनों भी पार्टी विलिंग है, तो नहीं मेरे को बेचना ही नहीं है, अरे मेरे को एक प्लॉट लेना है, मेरे घर के बाजू में एक प्लॉट है, मैं बोला कितने, मार्केट में रेट 3,500 रुपए रेट चल रहे हैं, सामने वाले को बोला कितने में, तो बोले 10,000 रुपए रेट, बोला सीधा बोल देखो बेचना नहीं है। अरे जब ये 10,000 रेट जो नॉलेजेबल पार्टी के बीच में कहूंगा, क्या नॉलेजेबल होगा लेकिन विलिंग नहीं होगा, उसको बोला कितने का है, तो बोले बेच दूंगा 2-2,500 में। मेरे को समझ में आ गया कि गधे को मालूम ही नहीं है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा। तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, नॉलेजेबल पार्टीज, विलिंग पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन रहता उसमें जो प्राइस डिसाइड होती, लेस डिस्पोजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी क्या, अरे यार एट्रीब्यूटेबल टू द सेल, एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। इंक्रीमेंटल यानी ज्यादा का जो भी खर्चा लगेगा बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड। दे डू नॉट इंक्लूड फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। वैल्यू इन यूज यानी क्या सर, वो आपने बोला वही होगा, मस्त लंबा चौड़ा भाषण। हाँ, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज, पहली लाइन, estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life। from the continuing use of an asset, जितने साल अपन यूज करेंगे तो उससे कितने कितने पैसे आएंगे, प्लस जब अपन डिस्पोज ऑफ करेंगे 5-6 साल के बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि 5 साल की लाइफ है तो आखिरी में अपन बेचेंगे भी। सिर्फ एनुअल कैश फ्लो नहीं लेंगे, इसका तो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे ही लेंगे, जो सैल्वेज वैल्यू है ना एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसका भी लेंगे। आप तो सर कैपिटल बजटिंग में प्रेजेंट वैल्यू में सभी लेते थे, बस वही होगी उसकी वैल्यू इन यूज। इन केस एसएमसी इज रीजनेबल बेसिस ऑफ एस्टिमेट इज परमिसिबल इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लो। जयराम जी की बोलना पड़ता। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस, फिर इम्पेयरमेंट लॉस कैसे मेजर करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके ऊपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी इतनी थियरी पढ़ूंगा और उसके बाद में धड़ाधड़ 6-7 क्वेश्चन कर लूंगा। टोटल कितने 11-12 क्वेश्चन है, मैं उसमें से 8 क्वेश्चन अभी निपटा लूंगा, फिर बचेगा इल्लू साग। देखते अपन क्या क्या है करके। केस 1, इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट मोर देन कैरिंग अमाउंट, अगर रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो इंपेयरमेंट कहाँ हुआ लाला, तो फिर क्या करना, वी इग्नोर द डिफरेंस एंड एसेट इज कैरिड इन द सेम ऑन एट द सेम। तो इसमें क्या को करना पड़ता है, अच्छा सर यहाँ पे बाजू में लिख दो बोला ऐसा, रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग एसेट। अब लिखो रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग एसेट। When this recoverable amount is less than carrying amount, this difference termed as impairment loss। हो गया ना भैया पहले ही। फिर अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, मेरे हिसाब से ये इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोलना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली एज एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे हम जो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस। इफ एसेट्स आर कैरिड आउट एट रिवैल्यूड फिगर्स, अगर ऑलरेडी रिवैल्यूड फिगर है हमारा, ऑलरेडी हमने अपर रिवैल्यूएशन करके रखा होगा, फिर क्या करेंगे अपन,
टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, अपन पीएनएल में नहीं डालेंगे, अपन क्या डालेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करेंगे उसके बाद में। देन द इम्पेयरमेंट लॉस इक्विवेलेंट टू रिवैल्यूड सरप्लस इज एडजस्टेड विद इट एंड द बैलेंस इफ एनी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है 7 लाख का, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस 4 लाख बचे हुआ है हमारे पास में, तो हम एंट्री क्या करेंगे, टू इम्पेयरमेंट लॉस बाय पीएनएल 7 लाख, नहीं बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस 4 लाख, बाय पीएनएल 3 लाख, टू इम्पेयरमेंट लॉस। डेप्रिसिएशन क्या बोल रहे हो, डेप्रिसिएशन फॉर द, अच्छा अब एक बार आपने इंपेयरमेंट कर लिया, 28 लाख कैरिंग अमाउंट थी आपकी, कितनी थी कैरिंग अमाउंट 28, रियलाइजेबल रिकवरेबल वैल्यू कितनी थी 23, तो आपने काय पे लेके आ गए उसको 23 पे 5 लाख का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करके। अब डेप्रिसिएशन काय पे मिलेगा, 28 पे मिलेगा कि 23 पे मिलेगा, सर मेरा मन कर रहा 23 पे मिलना चाहिए, बस इंग्लिश में वही लिखा है, डेप्रिसिएशन फॉर कमिंग ईयर्स ऑन एसेट्स आर रिकैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू कैरिंग अमाउंट, रेसिडुअल वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। हम वापस अब ये नया कैरिंग अमाउंट, नया एस्टिमेटेड लाइफ और नया रेसिडुअल वैल्यू वापस निकाल के फिर डेप्रिसिएशन, नया घड़ी नया फतरे का नया घड़ी, सर पुराना ही घड़ी है वो भी इंपेयर्ड है, उसके ऊपर में रिवाइज्ड वैल्यू है, ठीक है ना, रिवाइज्ड घड़ी रिवाइज्ड बना, चलो ठीक है जो भी है। केस 3, when the amount estimated for impairment loss is greater than the carrying amount of the asset to which it relates। सर ऐसा कैसे हो सकता कि इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो, बता रहा हूं ना मैं, देखो मेरी कैरिंग अमाउंट है 28, मेरी नेट सेलिंग प्राइस कितनी है, तो पहले सर सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस है मेरी 4 लाख, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, सर नेट सेलिंग प्राइस ना, डिस्पोजेबल कॉस्ट है 7 लाख, तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी मेरी -3, रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हाइयर, तो अगर यही हाइयर है सपोज, तो 28 और 3 -3, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, यानी ये 28 तो मेरे लग ही गए और -3 और लग गए, यानी मेरे इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 31 लाख का। सर तो फिर आपका क्या बोलना है, आपको क्या लग रहा है कि 31 लाख का इंपेयरमेंट लॉस करके एसेट को निगेटिव बताएंगे, कैसे क्या बताएंगे, इफ कैरिंग अमाउंट इज 28 और रिकवरेबल अमाउंट इज -3, इन दैट केस इंपेयरमेंट लॉस इज 31 विच इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तो क्या, वही तो बोल रहा, then the carrying amount of the asset to which it relates, when the account estimated for impairment loss is greater than the carrying amount of the asset to which it relates, an enterprise should recognize a liability if and only if that is required by another accounting standard। ये केस में हम क्या करेंगे, 28 लाख की कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल वैल्यू हमारी -3 है, यानी हमको कल चल के 3 लाख का 7 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। इस केस में हम क्या करेंगे कि इसको तो 0 बता देंगे और माइनस, अरे देखो ये एसेट है, ये एसेट को हमने बता दिया 28 - 28, तो ये हो गया 0, तो पीएनएल में से कितना माइनस करेंगे हम 28, लेकिन सर इंपेयरमेंट लॉस तो 31 है, तो 31 है तो कहाँ से माइनस करूंगा 31। हाँ, और अगर दूसरा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता हूँ कि यहाँ पे प्रोवाइड फॉर लायबिलिटी, कल चल के हमारे को 3 लाख का नुकसान होगा, तो मैं लायबिलिटी भी कर रहा, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस 3 लाख, फिर ये 3 लाख और माइनस होगा। अरे 28 लाख, अरे एंट्री क्या, एंट्री पूछते पे बाय इंपेयरमेंट लॉस कितना 28 लाख टू पीपीई कितना 28 लाख, ये कहाँ मरेगा पीएनएल में, और अपने को करना है बाय इंपेयरमेंट लॉस कितना 3 टू प्रोविजन फॉर कौन सी कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट कितना 3, कल चल के प्रोवाइड करना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट होगा और कल चल के पे करना पड़ेगा तो हमारा खर्चा हुआ, ये भी कहाँ मरेगा पीएनएल में, लेकिन ये इंपेयरमेंट लॉस से नहीं जाएगा, डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 नहीं बोलता, वो बोलता ये प्रोविजन तभी बनाओ अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यान की बात कर रहा हूँ तो, जैसे AS 29। सर हमारा तो हुआ ही नहीं, अरे तो जिनका हुआ उनको मालूम है, जिनका नहीं हुआ उनका होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। AS 29 भी आपको आएगा, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, पहला प्यार है, आपको 2 मार्क वाला क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ सकता, इतना एंजॉय करोगे आप, आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ऐसे जगह पे कूदे मारना चालू कर देंगे। देखो आप पढ़ो एक बार पॉज करके। विनस लिमिटेड हैज अ फिक्स्ड एसेट व्हिच इज कैरीड इन द बैलेंस शीट एट 500 लाख। सर कैरिंग अमाउंट 500 मालूम है बेटा, फिर उसके बाद में क्या, एज एट डेट द वैल्यू इन यूज इज 400 लाख। अगर वैल्यू इन यूज 400 लाख है
और नेट सेलिंग प्राइस कितनी है, एंड द नेट सेलिंग प्राइस इज 375, विच एवर इज हाइयर, तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया 400, कैरिंग अमाउंट कितना है 500, दोनों का डिफरेंस कितना है 100, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस 100 है। अब कल चल के मेरे बुक्स में रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएंगी, 500 रुपए मेरी कैरिंग अमाउंट, उसमें मैं इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दूंगा 100, तो मेरी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएंगी 400। बापा बहुत ही भारी क्वेश्चन है सर। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, नहीं पहले कैलकुलेट नेट सेलिंग प्राइस दिए वाली है, कैलकुलेट वैल्यू इन यूज दिए वाली है, कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, हाँ विच एवर इज हाइयर 400, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस 100, प्रिपेयर जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, बाय इंपेयरमेंट लॉस टू मशीनरी टू फिक्स एसेट 100, बाय P&L टू इंपेयरमेंट लॉस, ये भी हो गया, शो हाउ इंपेयरमेंट लॉस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, यह बात, ये देखो इंपेयरमेंट लॉस टू प्रोविजन, हाँ अब मेरी सबसे बड़ी गलती क्या होगी, मैंने बोला था टू फिक्स एसेट्स और यहां पे लिखा है बाय इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट समरी टू पीपी नहीं, टू फिक्स एसेट नहीं, प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। सर नहीं समझा, अरे दीवानो मुझे पहचानो, अपन ने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वापरा है, कभी पीपी बोलते हैं क्या अपन, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी बोला क्या अपन, नहीं सर बोले नहीं तो क्या बचपन उसमें गया हमारा, अरे तो बचपना छोड़ो, अब अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जब यहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन था तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। कुछ तो सीखे ये सादे सुधे क्वेश्चन में। अब आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंपेयरमेंट लॉस। अब आगे बैलेंस शीट में क्या होगा, फिक्स एसेट 500 लेस इंपेयरमेंट लॉस 100 बचे हुआ 400। सर ये ऐसा क्यों बता रहे होंगे, बोला होगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में एएस के कि एसेट की कॉस्ट भी दिखनी चाहिए, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी दिखना चाहिए, रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी दिखना चाहिए, सब बोला होगा। हाँ सर। इलिस्ट्रेशन 2, हाँ सर अब ये वाले क्वेश्चन में क्या किया होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने लगाया होगा, नेट सेलिंग प्राइस निकालने लगाया होगा, अब 5 मार्क का भरा पूरा परिवार आएगा सर। यस, एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लान्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ विच इज 100 लाख, एक चीज तो मिल गई क्या, कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू 100। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, नेट सेलिंग प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू विच एवर इज हाइयर, तो वो आ जाएगा अपना रिकवरेबल अमाउंट। इट्स बैलेंस यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 5 लाख। तो 5 साल तक हमको पैसे कितने मिलेंगे, एस्टिमेटेड कैश फ्लो 50, 30, 30, 20, 20 और आखिरी में और एक 5 है, ये क्या है डिस्पोजेबल का, ये 5 साल के आखिरी में मिलेगा। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज आर गिवन लाइक दिस, कैलकुलेट वैल्यू इन यूज फॉर, अरे यार ये बीच में किसने क्या लिख दिया, कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज फॉर अ प्लांट इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%, दिए हुआ रहेगा, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ प्लांट इज 60 लाख। तो नेट सेलिंग प्राइस 60 दिए हुई है, दिख रहा ना आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा, तो दूसरे पेन से लिखता है ये 60। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट फैक्टर 0.919090 यानी 91 या 9090, 0.8263, 0.7513, 0.5830, पॉइंट और कुछ होगा 51, देखो 909826751683, ये 583 नहीं है ना, 683, और ये कितना है 620, ऐसा जो भी होंगे ऐसे करके डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेंगे। 1 मिनट सर, वो 5 की भी वैल्यू लो, इन्होंने नहीं लिया क्या 5 की वैल्यू, यस, 5 इंटू 0.620 इज इक्वल टू 3.10, अपन एक साथ में ले लेते थे और अपन बोलते थे प्रेजेंट वैल्यू इज 121.92। ओ माय गॉड, व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट 121.92, अरे रिकवरी विच एवर इज हाइयर, तो ये 121.92 है और कैरिंग अमाउंट कितनी है 100 है, तो एज रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, नो 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 नो, if net selling price is 60 the recoverable amount will be higher of rupees 121.92, hence recoverable amount is 121.92 lakh। इन्होंने क्या पूछा, also calculate value in use and recoverable amount। अरे कोई ये भी पूछो what is the impairment loss, तो हम पूछे बोलेंगे कि there is no impairment loss as recoverable amount is greater than ये। अब आगे illustration 1 मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। Ergo Industries Limited gives the following estimate of cash flows relating to property, plant and equipment on 31/11। The discount rate is 15%। इन्होंने पहले कैरिंग अमाउंट नहीं दिया, पहले इन्होंने एस्टिमेटेड कैश फ्लोज दिए 2002 के 4, 6, 6, 6, 8 और 4,
5 साल की लाइफ है क्या, इसमें से तो यही दिख रहा। रेसिडुअल वैल्यू 1000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज परचेस्ड ऑन 1/1/2000, 40,000 लाख। ये कैश फ्लोज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31/12/11। यानी आज की करंट डेट क्या है, आज की करंट डेट है 31/12/21, समझ लो, अपन 21 ले लेते इसको, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, 21-22 के कैश फ्लोज दिए। ये कौन से ईयर के हैं, ये 22 ईयर के कैश फ्लोज है। 22 के, ये तो ईयर यहीं पे खत्म हो रहा, कैलेंडर ईयर दिख रहा। तो 22, 23, 24, 25 और 26, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 साल के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अपने पीपी कब खरीदा, अपने पीपी खरीदा इसके पहले, यानी कब खरीदा, 1/1/2021 में खरीदा, 19 में खरीदा, 18 में खरीदा, मालूम नहीं, दोनों जगह पे एक्स दिए हुआ है। कितने में खरीदा हुआ है, 40,000 में। अब आज के डेट की अपने को 3 चीजें देखना है, एक कैरिंग अमाउंट, एक देखना है नेट सेलिंग प्राइस। आज की डेट की यानी 31/12/21 की अपने को 3 चीजें देखना है। कौन कौन सी, कैरिंग अमाउंट, नेट सेलिंग प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू। कब की, 31/12/11 की। प्रेजेंट वैल्यू तो बहुत सिंपल है सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू। नेट सेलिंग प्राइस तो और भी सिंपल होंगी, सेलिंग प्राइस माइनस डिस्पोजेबल कॉस्ट दिया होगा। और कैरिंग अमाउंट इसमें से डिप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस वगैरह वगैरह माइनस करके जो आएगा सो आएगा। इन्होंने क्या दिया, यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स। 8 ईयर यानी क्या होगा, यहां से यहां तक कि कितने साल हुए मेरे को मालूम नहीं, इसके बाद में बैलेंस लाइफ अपने को जीने का है। नेट सेलिंग प्राइस ऑन 31/12/11 इज 20,000। अरे बाप रे बाप, ये दे दिया आपने को 20,000 लैक्स। अब क्या दिया आपने को, पीपी की परचेस कॉस्ट है 40,000 लैख, ये पहले दे दिया था आपने को यहां पर। उसके बाद में दिया नेट सेलिंग प्राइस दे दिया आपने को, और ये पीपी की परचेस वैल्यू 40 लाख दिया है। कैरिंग अमाउंट नहीं दिया ना, डिस्काउंट रेट 15% है। आपने को क्या पूछे हुआ है, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2011। ये कैसे निकालूंगा मैं कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2011। इन्होंने तो पीपीई की कॉस्ट दी हुई 40 लाख, और कुछ दिया है क्या, हाँ, नोट द ईयर 2000 XX इज द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर बिफोर ईयर 2020। यानी अपने को ये नहीं दिए हुआ, ये 31/12/21 दिए हुआ है। फिर इन्होंने बोला कि अपने एसेट कब खरीदा था, अपने खरीदा था 1/1/2000 XX, यानी अपने को मालूम नहीं। और फिर यहाँ पे ले दिया द ईयर 2000 XX इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बिफोर 2020। अगर यहाँ पे अपन ने इसको X1 को 21 बोले हुआ है, तो अपन 2000 X20 को, X0 को क्या बोलेंगे, 2020। और उसके पहले को क्या बोलेंगे अपन, प्रीसीडिंग ईयर, तो उसको क्या बोलेंगे, 19। बस इतना ही गेम खेल लिया इन्होंने, बाकी तो कुछ मिला नहीं इनको, है ही क्या। कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए इन्होंने ऐसे तंग किया अपने को। यहाँ पे 40,000 लाख था, अच्छा, लाइफ 8 साल थी, अच्छा, फिर अपन क्या करेंगे, 40,000 और रेसिडियल वैल्यू कुछ दिया क्या रे भैया इन्होंने, हाँ 1000, तो 40,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 39,000 लैक्स डिवाइडेड बाय 8, तो 39,000, अरे यार 39, अरे 39,000 डिवाइडेड बाय 8, तो हर साल का डिप्रिसिएशन कितना, 4875। एखादा गरीब बच्चा क्या करेगा बेचारा, सीधा 40,000 डिवाइडेड बाय 8 कर देगा, फकाल 4-5,000 फिगर मिल जाती, खुश गड़ी। पर उसको यहाँ पे भी गेम कर दिया, 40,000 कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू 1000, तो डिप्रिशिएबल अमाउंट कितना, 39,000। तो हमने डिप्रिसिएशन कैसे किया होगा, डिवाइडेड बाय 8, तो पहले साल कितना माइनस किया अपन ने, रुको रे भैया, 4875 माइनस किया, फिर और अगले साल कितना माइनस किया, रुकना रे भाई, 4875 और माइनस किया, तो दोनों साल मिला के अपन ने मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9,750 माइनस 40,000, तो कैरिंग अमाउंट आ गई 30,250। कोई भी गरीब बच्चा बेचारा 30,000 लिख के आ जाएगा रे वहां पे। बस इतना गेम खेल लिया यहाँ से यहाँ तक के, काय में गेम खेले कैरिंग अमाउंट में। एक बार भी नहीं लगा मुझे कि कैरिंग अमाउंट में भी गेम खेल सकते करके, खेला, खेलो, हम भी होशियार है। नेट सेलिंग प्राइस 20,000 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू तो सर जिंदगी गई हमारी। वैल्यू इन यूज, वो प्रेजेंट वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट, तो नेट सेलिंग प्राइस और इसका, तो वैल्यू इन यूज कैसे किए, मस्त डिस्काउंटिंग फैक्टर वापरे 15% से, तो वो आ गई 19,025। सर सॉल्व करके बताओ ना, सॉरी मेरे को नहीं आता, बस रिलैक्स। विच एवर इज हाइयर इज रिकवरेबल अमाउंट, कितना हो गया,
20,000। कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? कैरिंग अमाउंट है मेरी 30,250, यानी इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 10,250। रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू कितनी रहेंगी? 20,000। इन्होंने क्या क्या पूछा? रिकवरेबल अमाउंट अपना हो गया, रिकवरेबल अमाउंट 20,000 लैक्स। अपना वैल्यू इन यूज कितना हुआ? 19,000 कुछ तो भी। सर क्या हो गया था सर कंप्यूटर लैपटॉप को? हो गया क्या इम्पेयरमेंट लॉस? अरे नहीं ना रे भाई, चार्जिंग गई थी ना, कुछ भी इम्पेयरमेंट लॉस का है में भी। अरे ये क्या हो गया? अब नया लॉस आ गया कुछ तो भी। 1 मिनट, नाट बोल रहा मतलब क्या बोला? लेट स्टार्ट। रिकवरेबल अमाउंट 20, इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31/12/11। अरे अभी बताया ना 10,250। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बताया ना भैया मेरे 20,000। और क्या होना बोलो? डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2012। अब अपने को 2022 के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज कितना? रिवाइज्ड वैल्यू है 20,000। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 6 ईयर। वो तो सर दिख ही रही ना, यहाँ पे देखो सर, इन्होंने क्या किया था, 2 साल पहले प्रॉपर्टी वापर लिया था, उसके बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। क्यों सर? लाइफ तो 7 साल बोली थी अपने को, और फ्यूचर कैश फ्लोज कितने साल के दिए थे? 5, और 2 साल पहले हो चुका था। 1 मिनट यार, देखने दे मेरे को क्या क्या है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज 1 2 3 4 5, और ये रेसिडुअल वैल्यू 5वें साल की, तो ये 19,025 5 साल का निकाला था। और मैंने कैरिंग अमाउंट कैसे निकाली थी? 2 साल की बोल के। डिप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर लिया रे भैया इसने। मेरी कैरिंग अमाउंट अलग आई थी, इनकी 25,375 आई। इन्होंने 3 साल क्यों पकड़े भाई मेरे? मेरी कैरिंग अमाउंट आई थी 30,250, क्योंकि मैंने 2 साल पकड़ा था। 1 मिनट, ये 31/12/21 है, तो 21 का डिप्रिस, अरे यार है 1/1/21 से लेके तो 31/3, अरे बाप रे, ये 1 साल हो गया हमारा। फिर 1/1/20 से लेके तो 31/3/20 तक के दूसरा साल हो गया हमारा। और 1/1/19 से लेके तो 31/3/19 तक के, अरे यार तीसरा साल हो गया। कुछ तो क्लिक करना चाहिए ना यार अपन ने, कि 8 साल की लाइफ दी भी, ये टर्न, ये रेशो 3 4 5 साल के अपने को कैश फ्लोज दिए थे, तो एक बार रिवाइज तो करना अपन ने अपने थॉट को। ये नहीं भी दिया रहता ना बेटा ईयर यहाँ पे कि ये 2000 इज इमीडिएट प्रीसीडिंग, तो इसमें से दिमाग लगाना चाहिए था कि 5 साल के कैश फ्लो दिए हुए, तो 3 साल की लाइफ हुई। तो माइनस करते समय में नहीं, गुस्सा तो आ ही रहा बॉस, नहीं गुस्सा आ रहा अभी। 40,000 माइनस 4875 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 साल का डिप्रिसिएशन, 4875 इंटू 3 इज इक्वल टू 14,625। ये माइनस करके माइनस 40,000 आना चाहिए था 25,375। ये आनी चाहिए थी कैरिंग अमाउंट, ये यहां पे लिखना चाहिए था 25। अरे बाप रे बाप सर, पूरी दुनिया ही लुट गई अपनी तो। कैरिंग लॉस भी गया अपना 5,375। सर एक बार चेक तो कर लो अपना सही है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं करेंगे, आखिरी में करेंगे, गलतियां होंगी तो और दुरुस्त करेंगे, गलतियों से इंसान सीखता। 5375, अरे बाप रे बाप। कैरिंग अमाउंट ये, वैल्यू इन यूज ये, रिकवरेबल अमाउंट इज विच एवर इज हायर 20 लाख, इंपेयरमेंट लॉस 5375, रिवाइज्ड वैल्यू बराबर है 20,000। और अब बचे हुए 20,000 को अपन क्या करेंगे? 20,000 रिवाइज्ड वैल्यू, 1,000 की रेसिडुअल वैल्यू, 19,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 19। ये अगले साल का डिप्रिसिएशन 38 बराबर आया उठ पहाड़ के नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन 4 लेते फटाफट फटाफट। सर अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो 2-4 हमको भी होमवर्क दो ना सर। ले पहला होमवर्क क्या पूछा है इसके अंदर में? आपको पूछा है इंपेयरमेंट लॉस ऑन द बेस ऑफ फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन पर्पस। थोड़ा सा देखो ना, इसमें थोड़ा बहुत मजेदार किस्सा है, रिवैल्यूएशन वगैरह भी है, कुछ तो करो होमवर्क। अगला क्वेश्चन कौन सा है सर? इजी इजी देना, ये लो और इजी। अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर, यानी अपने को क्या हुआ होगा कि उतना इंपेयरमेंट लॉस उसमें जा। सर नहीं आप मत बताओ, हमको दो होमवर्क। ओके, 5वां, फिर ये क्या है? छोटी सी जिंदगी है ये होमवर्क, लेकिन अच्छे से पढ़ना, सॉल्यूशन पढ़ना नच्छू, बस इतना ही करो। और ये क्वेश्चन में क्या दिए हुआ है? हैड फॉलो पॉलिसी ऑफ रिटेन डाउन रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीजिंग। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, एकदम एकदम क्लास। आपने ये तीनों कर लेने का, और ये क्वेश्चन तो भी कम से कम पढ़ के आने का, यानी ये 12 मिनट का काम अपना ये हो जाएगा अगले इसमें 12 से 15 मिनट का। फिर ये क्वेश्चन बड़ा वाला ये 6 मिनट लेगा, 18 मिनट 20 मिनट। उसके बाद में
और 22 1 मिनट चलेगा, यानी 40 मिनट का लेक्चर है बहुत अगला। ये वाला छोटा लेते हैं, अगले वाला थोड़ा सा ताकत से लेते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।